बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सानिया APS के मासूम शोहदा के वालिदैन, उनकी माएँ आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने रो पड़ी हैं। इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं जो आज की वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब एहतसाब से भागना चाहते हैं, एहतसाब से बचना चाहते हैं और बार बार ये कोशिश की जा रही है, बार बार ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और अदालती कार्रवाई में रुकावट पैदा की जा रही है। इस हवाले से आज भी एहतसाब अदालत में आसिफ अली जरदारी पर ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस केस में उन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, लेकिन वो नहीं हो सकी और उसको मौखर कर दिया गया है। इस हवाले से आज की वीडियो में आपके साथ तमाम तर जो अदालती कार्रवाई का जो अहवाल है वो हम शेयर करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि आसिफ अली जरदारी साहब आखिर क्यों परेशान है, क्यों अदालती कार्रवाई को आगे बढ़ने नहीं दे रहे। इस हवाले से भी हम बात करेंगे और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के बड़े करीबी दोस्त मौलाना फजल रहमान को वज़ीर आज़म इमरान खान ने रुसवा कर दिया है, उनको बेनकाब कर दिया है। इस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं जो आज की वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सानिया APS के हवाले से, जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत किया है, उसका हवाला हम आपके सामने रखते हैं। आज बड़ी तादाद में उनके जो सानिया APS में जो शहीद होने वाले जो मासूम बच्चे हैं उनके वालिदैन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए। 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद खान साहब की सरबराही में और उनके साथ जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब इस बेंच का हिस्सा थे। तो इस पर जो आज केस की जब समाअत शुरू हुई है तो जैसे इजाज़ुल एहसन साहब ने कहा है कि जो सन APS के हवाले से जो कमीशन तश्कील दिया गया था उसकी रिपोर्ट कहाँ पर है। तो अदालत को बताया गया कि वो जो रिपोर्ट है वो अदालत में जमा हो चुकी है, 6 जिल्दों पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट है। तो इस पर वालिदैन जो हैं उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहा कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा, हम पिछले 6 सालों से इंसाफ मांग रहे हैं जब से ये सानिया हुआ है और हमारा ये मुतालबा है कि हमें इंसाफ दिया जाए, लेकिन हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा। तो इस पर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज उन वालिदैन को मुतमिन करने की कोशिश की है, उनको यकीन दिलाने की कोशिश की है कि आपके साथ इंसाफ होगा और आपके साथ जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है और इसका जो इंसाफ है वो आपको ज़रूर मिलेगा। और अदालत ने यह भी कहा है कि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और हमारी जो हमदर्दी हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि वो आपके साथ हैं और आपके साथ ज़रूर इंशाल्लाह इंसाफ होगा। और इस पर जो वालिदैन थे उन्होंने ये अदालत से कहा कि ये जो कमीशन की जो रिपोर्ट है उसकी एक कॉपी हमें फ़राहम की जाए, जिस पर इजाज़ुल एहसन साहब ने ये कहा कि रिपोर्ट हम आपको नहीं दे सकते क्योंकि ये खुफिया रिपोर्ट है और अभी ये अदालत जो है अदालत के पास है। तो इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि ये रिपोर्ट अभी हमने ख़ुद भी नहीं पढ़ी, तो अभी ये हुकूमत के पास हम इसका जवाब तलब करेंगे, उसके बाद फिर आगे देखेंगे कि आपको देनी है या नहीं देनी। तो अदालत ने आज वालिदैन को मुतमिन किया कि आपको इत्मीनान होना चाहिए अदालत पर कि आपके ये जो मामला अब सुप्रीम कोर्ट के पास है और आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर इंसाफ होगा। 4 हफ्तों के लिए अब ये कार्रवाई मौखर कर दी गई है और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से उनको एक कॉपी फ़राहम की गई है और उनको ये भी कहा गया है कि हुकूमत से जवाब तलब किया गया है सारी हदायत की रोशनी में। इस केस के हवाले से अगर हम आपको थोड़ा सा पस मंज़र बताएं तो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार साहब ने 9 मई 2018 को पेशावर हाई कोर्ट में जब इस केस की समाअत की थी तो एक ज़बानी हुक्मनामा जारी किया था कि जो वालिदैन का जो एक मुतालबा है कि इस सारे मामले की जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए, तो इस पर एक जुडिशल कमीशन बनाने का हुक्म दिया था पेशावर हाई कोर्ट के जज की सरबराही में। तो इस पर ज़बानी अहकामात थे बल्कि तहरीरी अहकामात नहीं थे और उसके बाद दोबारा जो वरसा थे वो अदालत में आए। 5 अक्टूबर 2018 को तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ और जुडिशल इंक्वायरी जो कमीशन है वो तश्कील दिया गया और ये पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहा गया कि हाई कोर्ट के जज की सरबराही में एक कमीशन तश्कील दिया जाए, जो कि 14 अक्टूबर 2018 को जस्टिस इब्राहिम साहब की सरबराही में एक कमीशन तश्कील दिया गया और उसने सारी कार्रवाई की। और ये जो इंक्वायरी कमीशन की जो रिपोर्ट है ये बताया जा रहा है कि ये 3000 सफ़ात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट है। इसमें 132 अफराद हैं जो सानिया APS के जो मासूम बच्चे थे उनके वालिदैन थे और बाकी लोगों के बयानात कलमबंद किए गए। कमीशन ने 101 गवाहान के भी बयानात कलमबंद किए हैं और इसमें
पुलिस के लोग कुछ थे, कुछ आर्मी के अफसरान भी थे और बाकी लोग भी थे। तो ये सूरत हाल है और अब 4 हफ्तों के लिए जो है कमीशन की जो एक कार्रवाई है वो अब मौखर कर दी गई है। तो यकीनन अब इन लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए। रियासत पर अब भारी जिम्मेदारी है कि जो सन APS के जो वालिदैन हैं, क्योंकि आज भी वो 6 सालों बाद भी उनको सुकून नहीं है, उनको आराम नहीं है, उनको चैन नहीं है, उनकी शब रोज़ जो हैं वो रोते हुए गुजरते हैं और बड़ी मुश्किल में हैं वो लोग, और उन लोगों का इंसाफ होना चाहिए। यकीनन जब आप उन लोगों से मिलें, हम जब उन लोगों से मिलते हैं तो जब वो बातें करती हैं, जिस तरीके से वो दुख बयान करते हैं, तो आप उनके साथ बैठकर उनका दुख नहीं सुन सकते। इस कदर वो तकलीफ़ दे कहानी है, इस कदर तकलीफ़ दे दास्तान है, इस कदर तकलीफ़ दे सूरत हाल है। अब हम बात कर लेते हैं आसिफ अली जरदारी की मकारियों, चालाकियों और तखीरी हरबों के हवाले से कि किस तरीके से अदालतों का मजाक बनाया जा रहा है, किस तरीके से निज़ाम अदल का मजाक बनाया जा रहा है, किस तरीके से जो आसिफ अली जरदारी और शरीफ ख़ानदान जो है ये अदालती निज़ाम का मजाक उड़ा रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि बार बार तखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, बार बार कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से एहतसाब से बचा जाए और एहतसाब से भाग कर जो लूटी हुई दौलत है उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। आज एहतसाब अदालत में आसिफ अली जरदारी पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, जो ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस केस है, लेकिन वो आज उन पर फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी और ये 7 अगस्त तक अब ये कार्रवाई मौखर हो गई है। आपने देखा कि कल नैब की पूरी टीम ने सारा दिन बिलावल हाउस में वीडियो लिंक का इंतज़ाम करने में लगा दी, क्योंकि आज उन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी और आसिफ अली जरदारी साहब कराची में मौजूद हैं। तो जब कल सारे अरेंजमेंट किए जा रहे थे, सारे इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए, तो आज जब कार्रवाई का समात का आगाज़ हुआ तो फिर जो आसिफ अली जरदारी के जो वकील हैं फ़रूक एच नाइक साहब, वो अदालत में पेश नहीं हुए। आप इनकी ड्रामेबाजियों और मकारियों और चालाकियों का अंदाज़ा लगाएं कि बार बार फ़र्द जुर्म ऐद करने का जब मौका आता है तो बार बार मौखर करने के लिए रुकावटें पैदा की जा रही हैं, बार बार अदालती कार्रवाई में रुकावट पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और इसके साथ साथ जो कभी उनके वकील पेश नहीं होते, कभी कोरोना का बहाना कर दिया जाता था, कभी सेहत का बहाना कर दिया जाता। तो अब जब सूरत हाल ये है कि वीडियो लिंक का इंतज़ाम हो चुका था और अब ये कहा जा रहा है कि उनके जो वकील हैं वो पेश नहीं हुए, जिस पर अदालत ने उनसे पूछा, जो फ़रूक एच नाइक साहब के जो मुआविन हैं असद अब्बासी साहब जब पेश हुए तो उनसे पूछा गया कि आपके वकील कहाँ पर हैं, तो उन्होंने कहा कि आज जो फ़र्द जुर्म आयद होने की जो कार्रवाई है इसको मौखर किया जाए, क्योंकि जो फ़रूक एच नाइक साहब हैं वो पेश नहीं हो रहे और वो कराची में मसरूफ़ हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि जो आसिफ अली जरदारी साहब की जो लीगल टीम है उनकी जो मसरूफियात हैं वो कराची में हैं, और जो आज इतनी बड़ी जो अदालत का जो बेंच बैठा हुआ है, जो रियासती मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है, नैब के प्रोसिक्यूटर मौजूद हैं, पूरा अमला मौजूद है, लेकिन जो उनके फ़रूक एच नाइक साहब हैं उनकी मसरूफियात ज़्यादा अहम है। इस पर अदालत की जानिब से पूछा गया कि वो क्यों मसरूफ़ हैं, कहाँ पर मसरूफ़ हैं, तो अदालत को ये बताया गया कि जो फ़रूक एच नाइक साहब हैं वो कराची में हैं और इसलिए पेश नहीं हो सकते क्योंकि सेनेट का इजलास है और कश्मीर के हवाले से जो सारी सूरत हाल है, कार्रवाइयाँ जारी हैं, तो इस पर जो हैं वो फ़रूक एच नाइक साहब मसरूफ़ हैं तो वो पेश नहीं हो सकते। बहरहाल 7 अगस्त तक ये मौखर मामला हो चुका है, लेकिन जो नैब के जो प्रोसिक्यूटर हैं मुज़फ़्फ़र अब्बासी साहब, उनकी जानिब से ये कहा गया कि बार बार इनके जो एक तरीका वारदात है ये एहतसाब के मामले में रुकावट पैदा करना चाहती हैं, इसको आगे बढ़ाना नहीं चाहते, और सूरत हाल ये है कि इन पर फ़र्द जुर्म ऐद कर दी जाए। लेकिन अब 7 अगस्त का टाइम दिया गया है, अब देखते हैं कि 7 अगस्त के बाद क्या मामला होते हैं। लेकिन असल वजह यह है कि जो ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस केस है ये बड़ी अहमियत का अमल है, क्योंकि ये एक ऐसा केस है जो नदीम भुट्टो साहब, जो कि आसिफ अली जरदारी साहब के जो नडेरों वाला जो एक घर है, जो डेरा है, उसको वो देखते थे। तो उसके केस में उसके जो अकाउंट, जेली अकाउंट केस में जब उनके ये पैसे ट्रांसफ़र हुए तो फिर नैब ने तहकीकात की। तो फिर जब नदीम भुट्टो साहब जो कि आसिफ अली जरदारी के फ्रंट मैन थे, जब वो वादा माफ़ गवाह बने और उन्होंने ये इंकशाफात किए कि ये सब कुछ आसिफ अली जरदारी के कहने पर किया गया, तो उस पर फिर आसिफ अली जरदारी पर ये रेफरेंस तैयार किया गया था। और ये जेली बैंक अकाउंट्स केस के ज़रिए जो गैर कानूनी ठेके दिए गए थे, उन ठेकों का जो एक भत्ता आता था, जो कमीशन आता था, वो जेली बैंक अकाउंट्स के ज़रिए नदीम भुट्टो के अकाउंट्स में ये रकम ट्रांसफ़र होती थी। फिर नदीम भुट्टो साहब जो हैं वो फिर नडेरों का जो डेरा है उसके इंतज़ामात चलाते थे, वो सारे मामलात वो चलाते थे। बहरहाल अब 7 अगस्त का वक्त है,
دیکھتے ہیں اب کیا صورتحال ہوتی ہے۔ اور اب آخر پہ ہم بات کر لیتے ہیں بلاول زرداری کے انکل اور آصف علی زرداری کے بڑے قریبی دوست مولانا فضل الرحمان کو وزیر اعظم عمران خان نے رسوا کر دیا ہے، وہ اس حوالے سے کہ آج کشمیر کے حوالے سے آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی تھی، لیکن اس میں مولانا فضل الرحمان اس لیے شریک نہیں ہوئے، اور مولانا فضل الرحمان کا یہ کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت نے کشمیر کا سودا کر دیا ہے، لہٰذا ہم شریک نہیں ہوتے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ مولانا فضل الرحمان جب اے پی سی بلانی ہوتی ہے، جب ملک میں انتشار پھیلانا ہوتا ہے، جب ملک میں جب افراتفری پھیلانی ہوتی ہے تو مولانا فضل الرحمان پیش ہوتی ہیں، لیکن جب کشمیر کی بات آتی ہے، جب قومی سلامتی کے ایشو کی بات آتی ہے، جب قومی معاملات کی بات ہوتی ہے تو پھر اس سے بھاگنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ کشمیر کمیٹی کے جب چیئرمین رہے تو ان کو پتہ ہے کہ وہاں پر یہ پوچھ گچھ ہوگی اور پوچھا جائے گا کہ بتائیں آپ نے اپنے دور حکومت میں اور جب آپ چیئرمین تھے تو اس وقت آپ نے کیا کیا تھا، آپ نے کشمیر کے لیے آپ کی کیا خدمات تھیں، آپ نے کتنا کشمیر کا مقدمہ ہے وہ عالمی سطح پر لڑا۔ تو اس سطح پر آج ان کو آج آنا چاہیے تھا۔ شہباز شریف صاحب نے ان کی منتیں ترلے کی اور بلاول زرداری نے ان کی منتیں ترلے کی، لیکن وہ آج پیش نہیں ہوئے، اور دنیا کو یہ پتہ چلا کہ مولانا فضل الرحمان کس طریقے سے ذاتی مفادات کی خاطر اس ملک کو چلانا چاہتی ہیں، اس ملک کو لوٹنا چاہتی ہیں، اور ملک میں جو ہے وہ اپنی من پسند جو ہے وہ ایک اجارہ داری قائم کرنا چاہتی ہیں، جو کہ وہ نہیں کر سکتے۔ اور دنیا کو آج پتہ چلا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی اصلیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اور وہ اصل ان کی جو ہے جو سیاسی جو ایک اوقات جس کو کہتے ہیں وہ کیا ہے۔ بہرحال یہ ساری صورتحال تھی جس کے حوالے سے ہم نے آپ کو تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اللہ کریم آپ کا حامی ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔